दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इंसान ने इतनी सारी टेक्निकल और इतना सब कुछ कर कर दिखा दिया है कि इंसान को इंसान होने पर फक्र महसूस होता है, लेकिन आज की घटना आपको इंसान होने पर शर्म महसूस करा देगी। क्योंकि 5 लड़के मिलकर एक 5 साल की बच्ची की लाश को आधी रात को खोद रहे थे। खोदने के बाद उस मासूम बच्ची की लाश को बाहर निकाला जाता है। उस बच्ची की लाश को जो बीमारी की वजह से महीनों तक बीमार रही थी और आखिर में उसकी मौत हुई थी, उसी की लाश को 5 दरिंदे मिलकर आधी रात को बाहर निकालते हैं और फिर उस दरिंदे उस लाश के साथ जो करते हैं, और दूसरे दिन तक दिन दहाड़े एक युवक उस लाश के साथ लेटा हुआ भी था। पूरी रात उस लाश के साथ ऐसी हैवानियत की जाती है कि आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ये वीडियो सुनने के बाद महसूस होगा कि आपकी जो जिंदा बेटियां हैं वो कितनी असुरक्षित हैं। क्योंकि जब एक मासूम बच्ची की लाश तक सुरक्षित नहीं है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो सोचिए एक आम लड़की की, एक जवान लड़की की, एक सादा लड़की की जो घूम रही है फिर रही है, वो कितने हैवान दरिंदों के बीच में है। तो ये घटना कहाँ की है, कहाँ पर इंसानियत को शर्मसार किया गया है, पूरा मामला क्या है, किस जगह से लाश को निकाला गया, पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया, इस पूरी घटना को विस्तार से जानने के लिए आपको सुकून से सुनना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें, सुकून से सुने। तो चलते हैं और शुरू से इस घटना को जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। इसलिए हम आपको ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं कि आप इन घटनाओं को देखकर सुरक्षित रह सकें, कुछ सीख सकें, और यही मकसद होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत या ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जो आज की घटना है हैवानियत की, दरिंदगी की, वो कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। वाराणसी का एक इलाका है रेवड़ी तालाब इलाका, वहीं पर रहने वाले अब्दुल रहीम, जिनकी जो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सजीना था, और वो काफ़ी महीनों से बीमार चल रही थी। सजीना की उम्र महज 5 साल थी। सजीना बीमार चल रही थी, पिता बराबर इलाज करा रहे थे क्योंकि उनकी बेटी थी, और एक बेटी पिता के लिए, फैमिली के लिए बहुत कुछ होती है। लेकिन इलाज कराते कराते आखिर में सजीना 15 नवंबर को ज़िंदगी की जंग हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि सजीना मुस्लिम थी, तो इसी तरीके से सारे मुस्लिम जो रीति रिवाज होते हैं उसी तरीके से उसको ले जाया जाता है, और फिर कब्रिस्तान में ले जाकर एक मिट्टी का गड्ढा खोदकर उस कब्र में ही उसको दफन कर दिया जाता है। फैमिली वाले वापस आ जाते हैं। लेकिन जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें ये होता है कि जब किसी की यहाँ पर कोई मर जाता है या फिर किसी की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उस मरे हुए इंसान के जो फैमिली वाले होते हैं वो कब्रिस्तान के लगभग रोज़ाना ही चक्कर लगाते हैं, महीनों तक कब्रिस्तान में जाते हैं। उस कब्र के पास बैठता है वो इंसान जिसको मोहब्बत होती है। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो फिर मैं उस कब्रिस्तान में जाऊँगा, रोज़ाना जाऊँ, हफ्तों जाऊँ, लेकिन लोग जाते हैं और अपनी कब्र के पास बैठते हैं, फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जो जिसका मन होता है वो करता है। 15 तारीख को दफन करने के बाद, कब्र में दफन करने के बाद जितने भी रिश्तेदार थे सब वापस आ जाते हैं। और ये जो कब्रिस्तान था ये रेवड़ी तालाब का ही कब्रिस्तान था। वहाँ दफन करने के बाद सब वापस थे। वहीं 16 तारीख की जब सुबह होती है तो जो पिता थे अब्दुल रहीम, जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे, तो सुबह उठते ही वो नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन कब्रिस्तान पहुँचते हैं अपनी बेटी की लाश के पास, फूल या अगरबत्ती जलाने के लिए या फिर बैठने के लिए। लेकिन वो देखते हैं कि जैसे रात के टाइम उसकी बेटी की कब्र को गोल तरीके से बिल्कुल कर गए थे, मिट्टी को ऊपर पानी डाल कर गए थे, लेकिन लग रहा था कि आज किसी ने रात के टाइम ही कब्र को खोदा है, और जो कब्र थी जिस पर पटरे से लगाए जाते हैं वो पटरे पूरे तरीके से अंदर जा चुके हैं, उसकी मिट्टी भी अंदर जा चुकी है, और ज़रूर किसी ने कब्र को खोदा था, ऐसा लग रहा था देखकर। लेकिन अभी पक्का नहीं था कि कब्र को खोदा भी गया या फिर नहीं खोदा गया। ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है, सारे लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं कि कब्र को खोदा गया है, और एक बेटी की, बच्ची की कब्र को लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो रेवड़ी तालाब इलाका है उस थाने की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस मौके पर थी, पूरा इलाका भीड़ वहां पर थी। तो उसी बीच दोपहर के टाइम ही
पुलिस फैसला करती है कि कब्र को खोद कर देखते हैं कि आखिर अंदर बच्ची की लाश है या नहीं है। कब्र को खोदते हैं और खोदने के बाद जैसे ही देखते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं था, अंदर सिर्फ कफन पड़ा हुआ था, मतलब किसी ने बच्ची की लाश को निकाल लिया था। ये देखने के बाद फौरन इधर उधर ढूंढा जाता है कि आखिर बच्ची की लाश कहीं इधर उधर पड़ी हो या फिर लाश को किसने निकाला। पूरे में खलबली सी मच जाती है, लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। कब्रिस्तान के जो वहाँ पर लोग रहने वाले थे उनके बारे में पता किया जा रहा था। जिसने कब्र खोदी थी, जिसका नाम रफ़ीक था, उसको देखा जा रहा था। जब कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से की तरफ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो रफ़ीक था वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। रफ़ीक के बराबर में ही एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी और वो बच्ची वही थी जिसको कब्र से निकाला गया था। फौरन रफ़ीक के ऊपर लोग टूट पड़ते हैं, उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। जाहिर सी बात थी कि रफ़ीक ने रात के टाइम लाश को खोद कर निकाला है और उसके साथ हैवानियत की होगी, दरिंदगी की होगी। जाहिर सी बात है, रेप किया होगा। जब बच्ची की लाश बाहर निकाली है, उसको रफ़ीक को लोग मारने लगते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस उसको बचाती है और बचाकर थाने में लेकर पहुँचती है। और जब जांच पड़ताल की जाती है तो जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि जो ये रफ़ीक था, ये शराब पीने का बेहद ज़्यादा आदी है। ये कब्र तभी खोदता है जब ये बहुत ज़्यादा नशे में होता है। ये इसी कब्रिस्तान में रहता है, इसी इलाके का रहने वाला है। कब्र खोद कर इसको जो पैसे मिलते हैं, ये बस उन्हीं पैसों को खाता पीता है। लेकिन उस रात ये अकेला नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कब्र को एक नशे में इंसान खोदना, फिर बच्ची की लाश को निकालना, ये एक इंसान का काम नहीं है। जब रफ़ीक से पूछताछ की जाती है तो रफ़ीक बोलता है कि उसके 4 दोस्त और थे जो उसके ही साथ रोज़ाना कब्रिस्तान में बैठकर शराब पीते थे। वो लोग जुआ खेलते थे और उस दिन उन लोगों के जब शराब पीने के बाद हवस जागी तो उन लोगों ने उस बच्ची की लाश को खोदा, क्योंकि बच्ची की लाश को कुछ घंटों पहले ही दफन किया गया था। बच्ची की लाश को निकालने के बाद ये हैवानियत की गई है। वहीं जो रफ़ीक था, रफ़ीक एक युवक का नाम और बताता है। पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल में 3 लोगों को और ढूंढा जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद जो इलाका है वो लोग तो सदमे में ही हैं, लेकिन एक जो पिता था, जो फैमिली वाले थे जिन्होंने अपनी बच्ची को दफन कर दिया, सोचिए उन लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि उनकी बच्ची जो मौत हो गई, उनकी बच्ची की लाश को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा। तो ये हैवानियत, ऐसी दरिंदगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये पहली घटना है, इससे पहले भी कई सारी घटनाएं निकल कर आ चुकी हैं, लेकिन ये फिलहाल की घटना ने झकझोर कर रख दिया है। ऐसा अब जो ये करने वाले हैं उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा इंसान करने से पहले 100 बार सोचे, कपकपा उठे उसके हाथ अपनी सज़ा को सुनकर। लेकिन हमारे देश के अंदर किसी को भी पकड़ लिया जाता है, उसको ठीक से कोई मारता तक नहीं है। अगर मारता है तो पुलिस उसको बचाकर सिक्योरिटी में ले जाकर थाने में ले जाती है। अब जो रफ़ीक है सुकून से ये जेल में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। उसने ऐसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना की है। अगर आप सोच कर देखिए कि हमारा, आपका, किसी का भी बच्चा हो तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। तो ऐसे दरिंदों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जो वहाँ के लोग हैं उनकी तो ये मांग है कि इसके घर के ऊपर बिल्डोज़र चले, 5 आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन कहाँ क्या हो पाएगा। वही बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसके बाद उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जितने भी कब्रिस्तान वगैरह हैं, यहाँ पर एक गार्ड का बैठना तो बहुत ज़रूरी है जो निगरानी रख सके, क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर घटनाएं ऐसी बढ़ती जा रही हैं। घटनाएं सुनाकर दिल मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है और लगता नहीं है कि यार हम इंसान हैं और इंसान ही ऐसी गंदी हरकतें कर सकता है। मतलब एक ज़िंदा इंसान का होना या फिर कुछ करना, ये तो समझ में आता है कि इंसान बहक जाए, लेकिन एक लाश के साथ अगर कोई इंसान लाश देख लेता है तो उसका नशा तक उतर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैवान हैं, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे पूरे ग्रुप के, उनमें कोई इतना भी ऐसा इंसान नहीं था कि वो रोक सकता। 5 हैवान बन गए। मतलब ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा दिलवाना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे लोगों के नाम लिए थे। फिलहाल में जल्दी से जाकर आप भी कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में हम आपका भी नाम लेंगे और जो भी सवाल हो आप वो कर सकते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।